चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी इश्तिहारी शहीद। वाचक मधुर। मेरी सादगी, मेरी सच्चाई, मेरा भोलापन मेरे लिए जी का जंजाल हो गया। आज 4 सप्ताह हो गए। यह मुसीबत मैंने स्वयं अपने ऊपर ओढ़ ली और अब इससे पीछा छूटने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। जब से मैं पेंशन लेकर रसूलाबाद आया, किताबें पढ़ने और ईश्वर का नाम लेने में समय बीतता था। शाम को कस्बे के रईस इकट्ठा होते और हंसीम जाक में 2 घड़ी बिताते। मुंशी रामखिलावन पोस्टमास्टर से अच्छी पहचान हो गई थी। यही साहब मेरी मुसीबत की जड़ हैं। जब मैं पहले फल यहाँ आया था तो मुंशी जी के सिर पर थोड़ा सा गंजापन था। आपके किसी दोस्त ने प्रेरित करके लाहौर के प्रसिद्ध दवाखाने इंडियन मेडिकल हॉल की बाल उगाने वाली दवा की शीशी मंगवा दी। यद्यपि आप पूर्णतया सहमत नहीं थे और संकोच से यही कहते थे कि अब इस अवस्था में गंजेपन की क्या चिंता करूं, तथापि 1 सप्ताह पश्चात ही 3.5 रुपए की VPP आ टपकी और मुंशी जी ने अपने दोस्त की बात रखने को छुटा ली। कुछ महीनों के इस्तेमाल के बाद प्रभु कृपा से आपके सिर पर बाल उगाए। अब पोस्टमास्टर साहब इस दवा को बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखने लगे और लोक कल्याण के लिए हर छोटे बड़े से इसकी चर्चा करने लगे। कोई आदमी एक पोस्ट कार्ड लेने गया तो आपने दवा की प्रशंसा का पोथा ही खोल लिया। अब वह बेचारा दुहाई दे रहा है कि आज तक मेरे खानदान में कोई गंजा नहीं हुआ और मुझे इस दवा की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप आग्रह कर रहे हैं कि भाई सुन तो लो। न पैसे लौटाते हैं न पोस्ट कार्ड ही देते हैं। खैर, ये तो आए दिन की बातें हैं। अब मेरा किस्सा सुनिए। एक दिन आप मुझसे कहने लगे कि न्याय की मांग है कि इस दवाखाने को एक सर्टिफिकेट दिया जाए। क्योंकि मेरा अनुभव व्यापक था और मैंने लंबे समय तक तहसीलदार के पद पर अत्यंत कुशलता के साथ कार्य किया था, इसलिए वे इस सर्टिफिकेट को प्रमाणित कराने के लिए मेरे पास आए। मैंने भी इसे एक महत्वहीन बात समझकर पूरा घटनाक्रम लिखकर उसके अंत में अपने हस्ताक्षर कर दिए। बस मानो उसी दिन से एक नई बला मेरे सिर पर आन गिरी। अफसोस है, कैसी मनहूस घड़ी थी कि मैं आज तक इसके लिए पछता रहा हूँ। सर्टिफिकेट पहुँचते ही दवाखाने ने उसे लाहौर के सभी 2-2 पैसे वाले अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में छपवा दिया और जुल्म यह किया कि उसके साथ साथ मेरा पता भी दे दिया। बस साहब, मैं भी उसी दिन से इश्तिहारबाजी को मानने लगा। कारखाने के मैनेजर साहब का धन्यवाद का एक लंबा पत्र आया जिसमें उन्होंने मुझसे यह पूछा था कि मैं उनकी अन्य अनुभूत दवाइयों के सर्टिफिकेट देने के लिए क्या लूंगा। उनकी तैयार की हुई एक हाजमे की गोली थी। आपने मुझे एक धनराशि भेंट करने का आश्वासन दिया यदि मैं यह लिखकर दे दूं कि मेरे दोस्त का बिल्कुल सड़ा हुआ पेट इससे ठीक हो गया। यदि मैं यह लिख दूं कि उनका मोम का तेल गठिया की रामबाण औषधि है तो वे मेरे साथ हर प्रकार का व्यवहार करने को तत्पर थे। जिस प्रकार मैनेजर साहब ने लिखा था उससे ऐसा लगता था कि यदि मैं यह लिख दूं कि उनका मंजन प्रयोग करने से एक बुढ़िया के 18 वर्ष से गिरे हुए दांत पुनः निकल आए हैं तो वे मुझे अपने कारखाने का साझीदार ही बना लेंगे। वे इसे मेरा कर्तव्य समझते हैं कि मैं उनके केशरंजन की 1 दर्जन शीशियां अपने आत्मीय मित्रों को प्रयोग कराकर उन्हें इसके लाभ की सूचना दूं। लेकिन मुझे इन सब सेवाओं से क्षमा मांगनी पड़ी। केवल यही नहीं, दूसरे दवा विक्रेताओं ने भी मुझ पर कृपा की। मोहम्मद अफजल एंड सन्स ने बाल उगाने के पाउडर की 6 पुड़ियां मेरे पास इसलिए भेजी कि यदि मेरे कुछ और दोस्त गंजे हों तो वे इस दवा का प्रयोग करके देखें। 2 सप्ताह में ही उनके बाल उग आएंगे। स्वदेशी केमिकल।
वर्क्स ने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाली गोलियां पेड पार्सल के द्वारा भेजी और बहुत अनुरोध किया कि मैं उनका प्रयोग करूं। भगवान न करे यदि पोस्टमास्टर साहब के बाल फिर कभी गिर जाए तो इसके प्रयोग से बिना बरसात की प्रतीक्षा किए बाल पुनः उग आएंगे और फिर कभी नहीं गिरेंगे। इस दावे के प्रमाण स्वरूप 100 रुपए का वांछित पुरस्कार भी लिफाफे में साथ ही भेजा गया था और इसके अतिरिक्त और बहुत से छपे हुए सर्टिफिकेट भी साथ में थे। एक रेलवे पार्सल में बहुत से इश्तिहार और दीवारों पर चिपकाए जाने वाले 600 पोस्टर अलग से आए। इन सब बातों से पता चला कि श्रीमान जी ने मुझे अपना ऑनरेरी एजेंट समझ लिया है। जरा यह उदारता तो देखिए, आपने मेरे माध्यम से जाने वाले ऑर्डर पर उचित कमीशन का भी वादा कर लिया। 50 वर्ष से बालों के संबंध में हर प्रकार का कार्य करने वाली बाल जिया कंपनी ने भी अपने तेल की 1 दर्जन नमूने की शीशियां भेजी जिनसे मेरे दोस्तों के बाल थोड़े समय में ही निकल आए। वैदिक प्रचारक कंपनी जालंधर के एजेंट स्वयं कष्ट उठाकर मुझसे मिलने आए और अपनी दवा की 6 डिब्बियां दे गए कि मेरे दोस्तों तथा परिचितों में जो गंजे शेष रह गए हों उन पर इस दवा का प्रयोग कर देखा जाए। मतलब यह कि मैं इन कृपाओं से इतना परेशान हुआ कि मैंने लाहौर के दैनिक अखबारों में छपवा दिया कि अब मेरे कोई दोस्त गंजे शेष नहीं रहे और इसलिए अब कोई साहब अपनी मूल्यवान दवाइयां मेरे पास परीक्षा के लिए भेजने का कष्ट न करें। लेकिन इस पर भी मुझे छुटकारा न मिला। वास्तव में जितने प्रकार के पत्र मेरे पास आए, यदि मैं उन सब की नकल करूं तो एक भारी भरकम किताब तैयार हो जाए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन से पोस्टमास्टर साहब के गंजेपन के अनुभव अखबारों में प्रकाशित हुए, तब से इस कस्बे की डाक चौगुनी हो गई है। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक का कोई भी गंजा न बचा होगा जिसने पोस्टमास्टर साहब के गंजेपन और स्वदेशी मेडिकल हॉल की दवा के संबंध में मुझे कम से कम 2 पत्र न लिखे हों। उन हजारों पत्रों से मुझे गंजों का ऐसा अनुभव हुआ है कि यदि किसी समय गंजों पर कमीशन बैठा तो मुझे विश्वास है कि वह मेरी ही अध्यक्षता में बनेगा। एक सज्जन ने बहुत प्रेम प्रदर्शन के पश्चात जिज्ञासा की कि क्या पोस्टमास्टर साहब जन्मजात गंजे थे। दूसरे सज्जन जानना चाहते थे कि क्या उनका गंजापन वंश परंपरा से चला आता था और यदि ऐसा था तो वह उन्हें दादा या नाना किसकी ओर से उत्तराधिकार में मिला, और यह कि उनके खानदान की महिलाओं में तो गंजापन नहीं होता। एक अंग्रेज डॉक्टर कलकत्ता में बालों के संबंध में प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में एक चिट्ठी लिख भेजी जिसमें सिर का एक नक्शा भी बना हुआ था। पोस्टमास्टर साहब के जो बाल गिर गए थे उस नक्शे में उन्हें पूरे करने का निवेदन था। गंजेपन के स्थान के किनारे पर कितने बाल छोटे होकर रह गए थे, प्रतिदिन कितने बाल गिरा करते थे और कितने बाल बीच से टूटे थे। ये डॉक्टर साहब बालों के संबंध में एक पुस्तिका लिख रहे थे। उसके लिए उन्हें इस प्रकार की जानकारियों की अत्यधिक आवश्यकता थी। यदि मैं उनके उत्तर लिखने का प्रयास करता तो अवश्यंभावी था कि मेरे परिजनों को उपचार हेतु मुझे आगरा के लिए चलता करना पड़ता। जिला झांसी से एक सज्जन ने पूछा कि क्या ये वही मुंशी राम खिलावन हैं जो उनके कस्बे में सन 1899 में पार्सल बाबू थे, उनके भी गंजापन था। और यदि ये वही सज्जन हो तो अभी तक उनके जिम्मे बकाया 15 दिन का मकान का किराया, जो कि ₹1.25 रुपए के हिसाब से 10 आने होता है, वसूल करके डाक द्वारा या दस्ती भेज दूं। बनारस से एक सज्जन ने पूछा कि इन मुंशी जी के नाखून भी थे या नहीं। यदि नहीं थे तो बालों के साथ साथ नाखून भी निकले या नहीं। एक पंडित जी ने कृपापूर्वक लिखा कि जब ईश्वर ने उन्हें बाल नहीं दिए तो उन्हें ईश्वरेच्छा के विरुद्ध बाल उगाने की क्या आवश्यकता थी। आप समझिए कि इन बातों से ईश्वर बहुत रुष्ट होते हैं।
दूसरे यह कि गंजा भागवान और पुत्रवान होता है। फिर मेरे दोस्त ने ऐसी गलती क्यों की? तीसरे यह कि अब तो जो हुआ सो हुआ, अब वे इसके प्रायश्चित में प्रत्येक एकादशी को एक निर्धन ब्राह्मण को भोजन करा दिया करें और कभी ऊंटगाड़ी की सवारी न करें। हजरत हकीर लखनवी ने मेरे दोस्त के बाल उगने की प्रसन्नता में एक कसीदा लिखकर मेरे पास भेजा। हजरत नूर ने गंजेपन के हकीम से पूछा कि क्या जले हुए सिर पर भी पुनः बाल निकल सकते हैं? पटना के एक सज्जन ने तो हद ही कर दी। आपने अपने विवाह का छपा हुआ निमंत्रण पत्र और जन्मपत्री ही भेज दी। अजीमाबाद से एक हकीम साहब ने लिखा कि यदि मैं 2000 रुपए उनके पास अमानत के रूप में जमा कर दूं तो वे अपनी अनुभूत दवाइयों के इश्तिहार दें और नफे में भागीदार बनाए। जिन्होंने अपने घोड़े के बाल बहुत अधिक कटवा दिए थे, ऐसे एक सज्जन ने मुझसे उपचार पूछा कि कब तक बाल पुनः निकल सकते हैं और यह कि पोस्टमास्टर साहब की दवा से लाभ होगा या नहीं। डिप्टी झमक लाल साहब ने पूछा कि उनकी कुतिया के बाल गर्मी में गिर जाते हैं और जानवरों पर इस दवा का क्या प्रभाव होता है। एक सज्जन का बच्चा गलती से इस दवा को पी गया और इसलिए उन्होंने मुझसे यह पूछा कि बच्चे के पेट के अंदर तो बाल नहीं निकलेंगे और उसका दम तो नहीं घुटने लगेगा। उन्होंने मुझसे सलाह भी मांगी कि यदि उसे बालसफा की एक शीशी पिला दें तो कैसा रहे, ताकि बाल निकलने के साथ साथ ही साफ भी होते चलें। कम मूंछों वाले जवानों के 1342 पत्र आए जिन्होंने यह पूछा कि क्या इस दवा से उनकी मूंछें बढ़ जाएंगी। एक सज्जन को मूंछों की कमी के कारण पुलिस का एक पद नहीं मिलता था। उन्होंने बहुत अनुनय विनय की कि जैसे भी संभव हो उनकी मूंछों के लिए किसी भी मूल्य की कोई दवा देखकर भेज दी जाए। कई हजार नौजवानों ने पूछा कि क्या इस दवा के प्रयोग से उनकी पत्नियों के बाल कमर तक पहुंच सकते हैं। दूर दूर के स्थानों से हजारों आदमी मुझसे मिलने और मेरी राय मांगने आए। सच पूछिए तो उन सभी ने मेरी बोलती बंद कर दी। खाना पीना, उठना बैठना, मेलजोल, स्नान ध्यान सब हराम हो गया। मतलब यह है कि जिस समय देखिए कोई न कोई सज्जन आए डटे बैठे हैं। जहां कहीं बाहर जाता वहां भी यह बला मेरे साथ साथ ही रहती। एक बार की बात है कि मैं एक आत्मीय के विवाह में एक दूसरे शहर में गया। वहां भी सारे शहर के गंजे मेरे दर्शनों को आए। एक सज्जन ने तार देकर मुझसे पूछा कि क्या मुंशी रामखिलावन साहब दवा का प्रयोग करने से पहले सुबह शाम दोनों समय अपना सिर पानी से धोया करते थे और यह कि वे दवा की मालिश किसी नौकर से कराते थे या स्वयं करते थे। एक दिन मैं हजामत बनवा रहा था। मेरी नाक पकड़े हुए नाई उस तरह साफ कर रहा था कि एक सज्जन दौड़ते हुए आए। पता चला कि आप स्नान कर रहे थे कि आपके सिर के 2 बाल हाथ में आ गए। बस फिर क्या था, उस समय से ही खाना पीना सब हराम है और इस होने वाले गंजेपन के भय से दुखी हैं। और मुझसे उपचार पूछने के लिए लगभग 200 मील से आ उपस्थित हुए और मुझे हकीम का विरुद्ध दे दिया। एक बार मुझे सूचना मिली कि किसी समय मुझ पर बहुत कृपालु रहे जौनपुर के कमिश्नर मिस्टर एडम्स साहब बहादुर शाम की गाड़ी से मेरे कस्बे के स्टेशन से होते हुए जा रहे हैं। मुझे उनकी कृपाएं याद थीं और भैया के संबंध में भी स्मरण कराना था, इसलिए मैं उनसे भेंट करने स्टेशन को गया। रेल पर लोगों ने मेरी खुशबू सूंघ ली। फिर क्या था, सैकड़ों यात्रियों ने मुझे घेर लिया। कोई सज्जन कुछ पूछते हैं, कोई सज्जन कुछ और मुझे साहब से भेंट नहीं करने देते। इस बखेड़े से मेरा पूरा उद्देश्य, जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया था, व्यर्थ हो गया और मैं दांत पीस कर रह गया। हाय, मैंने कैसे बुरे समय में सर्टिफिकेट को प्रमाणित किया था कि यह बला किसी क्षण भी पीछा नहीं छोड़ती।
किसी समय मैं घर से बाहर निकला। कोई सज्जन पूछ रहे हैं कि हजरत, बालों के लिए पगड़ी बांधना लाभदायक है या टोपी पहनना, और टोपियों में कौन सी टोपी को वरीयता दी जाए। यदि कोई व्यक्ति तुर्की टोपी पहनने का अभ्यस्त हो और फिर एकदम बिना सूचना के फैट कैप पहनने लगे तो उसके बाल गिरने लगे। यदि मोटे कपड़े की टोपी पहनने वाला महीन कपड़े की टोपी पहनने लगे तो इसमें किसी प्रकार के भय की तो बात नहीं है। एक सज्जन रात को 2 बजे की गाड़ी से जाने वाले थे। स्टेशन जाते समय मेरे मकान से गुजरे, मुझे जगाया, मैं बाहर आया। दुआ सलाम के बाद आपने पूछा कि रेल की यात्रा में रात के समय टोपी पहने रहें या उतार कर रख दें। इसके पश्चात कहा कि मैं उनकी टोपी को तोलकर देख लूं कि वह उनके दिमाग के लिए भारी तो नहीं है, क्योंकि आपको स्मरण होता है कि कभी किसी अखबार में आपने टोपी के वजन और स्मरण शक्ति के संबंध में कुछ पढ़ा या सुना था। आपने यह भी कहा कि मेरी टोपी में ऊपर की ओर छेद नहीं है और अब नए प्रकार की टोपियां आई हैं जिनमें छेद होते हैं, इसलिए मैं भी अपनी टोपी में छेद कर लूं या लखनऊ के प्रसिद्ध टोपी वाले मियां नजफुद्दीन से छेद करा लूं। मैं आश्चर्यचकित था कि क्या उत्तर दूं। अंततः राम राम करके घड़ी देखकर आपने कहा कि अब गाड़ी का समय निकट है, मैं फिर कभी कष्ट दूंगा। मैंने इत्मीनान की सांस ली कि जान बची लाखों पाए। किस्सा यह है कि अब मेरी जान पर आ बनी है। अफसोस मेरी जान का बीमा नहीं हुआ है, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लेता। अब तो जान देने में पेंशन की चिंता होती है। मैंने 34.5 साल बहुत सख्त अधिकारियों की देखरेख में काम किया है, बहुत से मोर्चे जीत चुका हूं, लेकिन यह बला सिर से किसी प्रकार भी टाले नहीं टलती। मेरी भलमनसाहत मेरे गले पड़ी और अब मेरी जान संकट में है। यह मुसीबत अब बिल्कुल असहनीय है। मैंने नौकरों को बार बार समझाकर कहा और बर्खास्त कर देने की भी धमकी दी कि प्रत्येक व्यक्ति से पहले का पूछ ले तभी मुझे उसकी सूचना दे, और यदि उसके गंजापन हो या बालों की चर्चा करे तो उसे किसी मूल्य पर भी मकान में न घुसने दे, चाहे वह कितना ही आत्मीय क्यों न हो। लेकिन उस दिन जब मैं बैठक में आया तो एक सज्जन 1 घंटे से डटे हुए बैठे मिले। आपने बहुत सम्मान के साथ प्रणाम किया। मेरा माथा ठनका, लेकिन मुझे चाहे अनचाहे बैठना पड़ा। अब श्रीमान उठे और सब दरवाजे और खिड़कियां बंद करके धीरे से बोले कि कोई सुनता तो न होगा। मैं घबराया कि यह व्यक्ति अवश्य ही मेरी हत्या करने आया है। मैं भी अपनी जान से ऊब चला था, फिर भी मैंने यह कहना आवश्यक समझा कि भाई ठहर जाओ, मैं अपने वसीयतनामे पर हस्ताक्षर कर लूं। इसके उत्तर में उसने अपनी टोपी मेरे पैरों में रख दी और मुझसे वादा करा लिया कि मैं उसके किस्से की चर्चा किसी से न करूं। इस शब्द सौगंध के पश्चात उसने अपने सिर से नकली बाल उतार डाले और तब मुझे पता चला कि उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। वह कहने लगा कि इन नकली बालों से उसे बहुत कष्ट होता है, लेकिन नौकरी के कारण यह ढोंग बनाया है और उपचार के लिए आपकी सलाह लेने आया हूँ। उसने अपनी जेब से एक आछी शीशा निकालकर मुझे दिया, 2 रुपए भी भेंट किए और कहा कि इस दूरबीन से मेरा सिर देखकर बताइए कि कहीं यह असाध्य तो नहीं है। मैंने उसको मुंशी राम खिलावन के पास भेजा और इस प्रकार इस अटल बला को अपने सिर से टाला। अब श्रीमान, मुझको अफसोस के अतिरिक्त अपने भाग्य पर रोना आता है। ईश्वर की सौगंध, अब कभी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपनी वसीयत में शर्त लगा जाऊंगा कि मेरे कुनबे में कभी कोई व्यक्ति किसी भी दवा को डोट प्रमाणित न करे, अन्यथा ब्रह्मज्ञानी मित्र इस ईश्वर के बंदे को भी पागल बना देंगे। अब चाहे स्वयं हजरत ईसा मसीह ही क्यों न कहें
लेकिन इस पापी से पुनः इसे प्रमाणित करने की गलती नहीं होगी। जिस मुसीबत में मैं स्वयं अपनी मूर्खता से आ फंसा हूँ, उसे मैं मात्र लोक कल्याण की दृष्टि से सार्वजनिक कर रहा हूँ ताकि देश के अन्य निर्दोष व्यक्ति इस बला से सुरक्षित रहें। पोस्टमास्टर साहब और दवा विक्रेताओं को मैं इसके अतिरिक्त और क्या कहूँ कि भगवान भला करें। शेष कृपा। साहित्य इतिहास साक्षी है कि जब जब किसी रचनाकार पर लेखकीय प्रतिबंध आरोपित हुए हैं, तब तब छद्म लेखकीय नामों के अंतर्गत रचनाएं प्रकाशित कराने में संकोच नहीं किया गया। प्रेमचंद का एक छद्म नाम ऐसा भी है जिसके अंतर्गत उनकी प्रथम रचना उस समय प्रकाशित हुई जब प्रेमचंद के नाम की धूम मची हुई थी। यह छद्म नाम है बंबूक और इस नाम के अंतर्गत उनकी प्रथम कहानी जमाना के अप्रैल से मई 1915 के संयुक्तांक में इश्तिहारी शहीद शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। हम आशा करते हैं कि आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। कृपया हमारे YouTube चैनल विष्णुलोक को सब्सक्राइब करें ताकि हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सब तक पहुंचा सके। अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।